वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपना पराया। अपना पराया इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हम देख रहे थे कि शरीर के जो अलग अलग हमारे अंग है, शरीर के जो अलग अलग अवयव है, जो हमारे कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनके नामों से जाने जाते हैं। किस प्रकार से हमारे शरीर के यह कार्य चलता है, इसकी जानकारी हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा। आगे भी हम शरीर के अलग अलग इन शरीर के अवयवों के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा किस प्रकार से की जाती है, इसका वर्णन हम इसके अगले पाठ के परिच्छेदों में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि हमारे शरीर के जो नाक, त्वचा जो होती है, अन्न नलिका, मुंह होता है, फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अनावश्यक चीजों को हमारे शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जो चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और जिन चीजों से हमारे शरीर की सुरक्षा होने वाली है और जो चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, उनको ही हमारे शरीर ग्रहण करते हैं। और हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं वह भी उसी प्रकार से कार्यरत करते रहते हैं। अब हमारे शरीर पर अर्थात स्किन पर जो परत होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमें चोट लगती है, अगर चोट मामूली होती है तो वह 2-3 दिन में भर जाती है और वहां पर नई परत, त्वचा की नई परत आना आरंभ हो जाती है। इन परतों के कटने फटने पर अथवा इनके कमजोर हो जाने पर रोगाणु शरीर के ऊतकों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमारी जख्म जो होती है अगर बहुत ही मतलब मामूली नहीं होती है, तो ऐसे समय में क्या हो जाता है, यह उस परतों के माध्यम से स्किन के अंदर से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और वह रोगाणु का परिणाम किस पर होने लगता है, हमारे ऊतकों पर अर्थात सेल्स पर। अति सूक्ष्म विषाणु अर्थात वायरस जो पतली त्वचा और भीतरी समूची परतों को भी भेद कर शरीर के अंदर चली जाती है। पर जो भी हो, इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्था भी सक्रिय हो जाती है। अब देखिए, अन्न नलिका के द्वारा शरीर के अंदर चले जाने पर उसके पचन क्रिया के लिए शरीर के आंतरिक जो अन्य अवयव होते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। उसी प्रकार बाहरी हमला करने के लिए जो बाहरी दिखाई देने वाले हमारे अंग रक्षक होते हैं, जैसे त्वचा के माध्यम से अगर कोई वायरस अंदर चला जाए तो भी हमारे शरीर के आंतरिक संरक्षक जो अवयव होते हैं वह तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य आवरण या अवयव या अंग किस प्रकार से हमारे शरीर के रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे कहते हैं कि अनेक संक्रमण पूरे शरीर में न फैलकर स्थानीय होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे विषाणु ऐसे होते हैं, रोगाणु ऐसे होते हैं, वह पूरे शरीर में नहीं फैलते। अभी देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी शरीर के एक विशिष्ट अंग पर रोगाणु का आक्रमण हो जाता है और उसी स्थान पर वह अधिकतर उसके इर्द गिर्द के स्थान पर वह आक्रमण करते हैं। तो वह शरीर में नहीं फैलते बल्कि एक विशिष्ट स्थान पर फैलने लगते हैं। उसे कहा गया है कि स्थानीय। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ की खाल कहीं कट गई है या आपने बहुत ज्यादा खुजला लिया है, तब पहले से ही त्वचा पर जमे अथवा वायु आदि के स्पर्श से आए हुए रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये ऊतकों को खा कर पनपने और बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से त्वचा पर अगर किसी प्रकार के चोट पहुंच जाती है या खुजलाने से भी चोट हो जाती है या सुरी के माध्यम से सब्जी कटते समय, फल काटते समय क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। और तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे अगर वो चोट मामूली होती है तो धीरे धीरे भर जाती है और उस त्वचा पर दूसरी परत आ जाती है। लेकिन कभी कभी चोट बहुत गंभीर होती है तो ऐसे समय पर क्या हो जाता है कि रोगाणु का आक्रमण बढ़ने लगता है और उस समय वह शरीर के भीतर प्रवेश कर देते हैं। रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद जो शरीर के रक्षक करने वाले जो ऊतक होते हैं उन पर वह पनपने लगते हैं, उन पर आक्रमण करने लगते हैं और उनकी प्रजाति बढ़ने लगती है।
हमारा शरीर भी इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता। अब देखिए, भले ही रोगाणु ने धीरे धीरे आक्रमण करना आरंभ कर दिया होता है, लेकिन उस समय शुरुआत में हमारे शरीर भी उसका विरोध करते रहते, प्रतिद्वंद करते रहते, वो निष्क्रिय नहीं होता। रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना सतर्क हो जाती है और रोगाणु में से निकले कुछ रासायनिक पदार्थों का सुराग पाकर वह उसी ओर धावा बोल देती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश की आजादी के लिए हमारे बॉर्डर पर जो सेनानी होते हैं वो क्या करते रहते हैं, चारों ओर से हल्ला करते रहते हैं, सतर्क रहते हैं। उसी प्रकार के हमारे शरीर के जो ये श्वेत कणिकाएं होते हैं, अर्थात व्हाइट सेल्स जो होते हैं सफेद रंग के, वह भी सतर्क रहते हैं। और जिस शरीर के जिस मार्ग से वह रोगाणु आक्रमण करते हैं उस पर वह हमला कर देते हैं। पहले वो भी खोजते हैं कि किस प्रकार से कहाँ से यहाँ आए हुए हैं, कौन से शरीर के माध्यम से उनका शरीर में प्रवेश हुआ है, और उस तरफ वो अपना हमला आरंभ कर देते हैं। इस सेना को रोगाणुओं के संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास की रक्त नलियां भी फूल जाती है। अब देखिए, जब व्हाइट या सफेद कोशिकाएं जब वह आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो शरीर के जो अन्य आंतरिक अवयव होते हैं या आंतरिक वस्तुएं होते हैं वह भी उनको सहायक बन जाती है। अब देखिए, रक्त, अब जो वे सफेद कोशिकाएं जो होती है, वह कणिकाएं जो होती है वह अधिकतर ब्लड में होते हैं, रक्त में होते हैं, तो रक्त भी उस तरफ अपना स्राव बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो रक्त नलियां भी उस समय क्या हो जाती है, फूल जाती है, ताकि उस समय उस स्थान पर ज्यादा रक्त पहुंच सके, क्योंकि जितना ज्यादा रक्त पहुंचेगी उसी प्रकार से वहां पर ज्यादा श्वेत कणिकाएं पहुंच पाएंगी। ज्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता है। श्वेत कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती है और उन्हें खा खा कर नष्ट करने लगती है। अब देखिए, इसीलिए तो उनको सैनिक भी कहा जाता है, सोल्जर्स भी कहा जाता है। और इस बीच में एक तरफ से रोगाणु के जो वायरस जो होते हैं उनका और इस व्हाइट सेल्स इनका आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सदस्य हताहत हो जाते हैं, अर्थात घायल हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। उनकी मृतदेहों को मलबा तथा टूटे फूटे उतक मवाद बन जाते हैं, जो घटनास्थल पर बने फोड़े फुसी के फूटने पर बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारे बाहरी रूप में अगर हम किसी पर आक्रमण करना चाहते तो उस समय पहले हम खुद की संरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से यह सफेद कोशिकाएं होती है या फिर सफेद कणिकाएं जो होते हैं वह खुद का संरक्षण करते करते वह अपने इर्द गिर्द में जितने भी रोगाणु विषाणु आ गए हैं, वायरस आ गए, उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पता नहीं चलता है कि कभी कभी विजय किसकी हो रही है। अगर विषाणु या वायरस के वहां पर पराजय हो जाते हैं तो उस समय जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान से वह बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अब वो प्रयास किसी भी तरह से हो सकता है। कभी कभी देखो व्हाइट रंग का पानी भी आने लगता है तो वह कम वो जो बीमारी होती है, जो वायरस होते हैं, वह बाहर निकालने का प्रयास यह व्हाइट सेल्स या सफेद कणिकाएं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अगर हम चाहे तो इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या करना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? एक तो हमें अपने शरीर की साफ सुथरी पर ध्यान देना चाहिए। सुबह दिन में जितना एक बार या 2 बार हमें नहाना ही तो चाहिए। बालों को भी हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, नाखूनों को काटना चाहिए, खाने से पहले हमें हाथ साफ कर लेना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम हमारे शरीर की तरफ बढ़ने वाले बहुत सारी बीमारियों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें और भी कोशिश करना चाहिए। हमें जब समय मिले हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके द्वारा हमारे शरीर की आंतरिक मजबूती बढ़ने के लिए वो बहुत ही
फायदा होता है। कहा जाता है ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहता है, और अगर मन स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए हमारे मन को उत्साहित रखने के लिए हमें एक्सरसाइज और दिन भर ऐसी सारी चीजों को हमें आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर पर इस प्रकार के वायरल या विषाणुओं का तुरंत आक्रमण न हो सके। ज्यादा रक्त पहुंचने में संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता है। श्वेत कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती है और उन्हें खा खाकर नष्ट करने लगती है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सदस्य हताहत हो जाते हैं। उनके मृतदेहों का मलबा तथा टूटे फूटे ऊतक मवाद बन जाते हैं, जो घटनास्थल पर बने फोड़े फुंसी के फूटने पर बाहर निकलने जाते हैं। यदि प्रथम आक्रमण स्थल पर ही रोगाणुओं का दमन न हो पाया तो वे विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये विषाणु या वायरस और सफेद कणिका इनके बीच में अगर युद्ध होता है और सफेद कोशिकाएं वो पराजित हो जाते हैं तो रोगाणुओं का वहां पर आक्रमण बढ़ जाता है, वह दमन नहीं हो पाते, वो नष्ट नहीं हो पाते हैं और विजयी होकर वह आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात जहाँ पर चोट हो गई वह क्या होते और फैलने लगती है। अगर कहीं हाथ पर किसी एक स्थान पर चोट हो गई है तो उसका जो हम देखते हैं निशान कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। या देखो, अगर आप डायबिटीज वालों के लिए आपको पता होगा कि उनको कितना अपने शरीर के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ी भी उनको किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उनको तुरंत उस पर दवाई ले लेनी चाहिए। या इस तरह के बहुत सारे हम अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और उसी समय अगर हम दवाई अच्छे ढंग से लेते हैं या फिर एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं तो वह जो आगे पर चलकर बड़ा रोग हो सकता है वह कम होने में सहायता हो सकती है। उत्तर तरल पहले तो अपनी ही विशेष नलियों में बहता है और फिर अंततः रक्त में जा मिलता है। अतः उत्तल तरल में से होकर रक्त में पहुंचने से पहले हमारे शरीर को इन रोगाणुओं के विरुद्ध एक और मोर्चा बनाना होता है। अब देखिए, जैसे जैसे आक्रमण किसे कहा गया है, यहाँ पर जो विषाणु है, रोगाणु है या जो वायरस है उसको यहाँ पर आक्रमण कहा गया है। अब जब व्हाइट सेल्स जो होते हैं वो अगर कम हो जाते हैं, फिर भी वह अगर नष्ट हो जाते हैं, जितने समय में वह नष्ट होते हैं, कणिकाओं को अगर देखते हैं जितने वो नष्ट होते हैं उतने वह प्रमाण में वह और भी निर्मित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वह और भी मोर्चा बनाते रहते हैं कि वायरस न फैले, इसके लिए वह संरक्षण करने का कार्य करते रहते हैं। इस मोर्चे का अनुभव कदाचित आपको हुआ भी होगा। कभी कभी काक में या जांग में गिल्टी फूल जाती है जो दर्द करती है। यह गिल्टी तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो। गले में टॉन्सिल भी ऐसी गिल्टियां है जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाती है। इस प्रकार की सभी गिल्टियां मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियां हैं। अब देखिए, जो इस प्रकार का जब इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वह कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ही कम प्रमाण में आता है। तो ऐसे समय में उसी समय अगर आंतरिक दृष्टि से हमारे शरीर के ये जो संरक्षक कार्य होते हैं वो तो करते ही रहते, लेकिन हमें भी अगर शरीर पर इस प्रकार का कोई विषाणु या कोई एलर्जी हो जाती है तो हमें तुरंत उस पर उपचार करना चाहिए, जिससे कि हमारा संक्रमण और न बढ़ जाए। इस प्रकार की सभी गिल्टियां मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियां हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार के भक्षक कोशिकाएं भी है जो रक्त की ओर बढ़ते हैं और रोगाणुओं को नष्ट करती है। जब रोगाणु इन स्थानों पर भी विजयी होकर और आगे बढ़ते हैं तब वे रक्त में पहुंच जाते हैं। अब रोगी की अवस्था गंभीर हो जाती है और इससे निपटने के लिए शरीर की कुछ अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सक्रिय हो जाती है। अब देखिए, जब अगर श्वेत कोशिकाओं का पराजय हो जाते हैं तो जो विषाणु या रोगाणु या जो वायरस होता है उसका प्रमाण बढ़ने लगता है, और उसके साथ पर क्या हो जाता है कि रोगी की जो अवस्था होती है और भी गंभीर होने लगती है। अगर उस समय शरीर के अन्य जो अंग होते हैं वह भी उस विषाणुओं को, वायरल को कमजोर करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें आंतरिक दृष्टि से नहीं लेकिन बाहरी दृष्टि से उस पर उपाय करना आवश्यक होता है। अब देखिए, अगर हम फीवर आता है तो बहुत सारे फीवर ऐसे होते हैं कि
एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तुरंत दवाई ले लेने पर वो 2-3 बार में आराम मिल जाता है, लेकिन कभी कभी वो बार बार 15-15 दिन के बाद आते रहते हैं। तो उस पर क्या हो जाता है कि वायरल का जो जीवाणुओं का होना कम ज्यादा प्रमाण, जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से जीत होती है, किस प्रकार से पराजित होती है। तो उस समय क्या हो जाता है कि जो सफेद कोशिका होता है उनका प्रमाण कम हो जाता है और वायरल का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, 15 दिन आराम मिलता है, फिर बाद में फिर से वह बीमारी उभर कर आती है। तो इसीलिए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दिया जाता है कि आंतरिक जो हमारी शरीर के अंदर काम करने वाले जो अन्य सुरक्षा व्यवस्था होते हैं वह सक्रिय हो सके और इस प्रकार उस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अब तक देखा कि किस प्रकार से आंतरिक और बाहरी शरीर की हमें सुरक्षा करना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे भी हम बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।